हेलो एवरीवन, मैं अंकित एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर के हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स का ये सेशन। फ्रेंड्स, दोस्तों, आज है 23 तारीख और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो देखते समय आपके मन में कोई सवाल आता है, आपको कोई दिक्कत होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमसे डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है। हाल ही में घोषित सेहत योजना का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है? जी हाँ, यानी कि ये जो योजना है इसको किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए घोषित किया गया है, इसकी घोषणा की गई है। तो ये अभी हाल ही में बना आपका नया केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर। जी हाँ, अभी आप सभी जानते हैं कि हाल ही में दो नए केंद्र शासित प्रदेश बने, कौन से? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया और लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो ये योजना है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ये किस प्रकार की योजना है? यह एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। जी हाँ, कौन सी? हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है आपकी, ठीक है ना? हाँ, इंश्योरेंस यानी कि स्वास्थ्य बीमा योजना है। अच्छा, ये किस प्रकार की योजना है, क्यों इसको लॉन्च किया गया? तो इसमें उन लोगों को कवर किया जाएगा जो आयुष्मान भारत योजना के तहत छूट गए थे, ठीक है ना? हाँ, यानी कि इन लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिल पाया, तो अब सरकार ने ऐसा डिसाइड किया कि इनको सेहत योजना के तहत इनको कवर किया जाएगा। ठीक है। तो मैंने डिस्कस किया कि आपसे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो आपके नए केंद्र शासित प्रदेश बने। तो आप सभी जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों आपके राज्यपाल नहीं होते हैं, वहां पर या तो उपराज्यपाल होते हैं या फिर प्रशासक होते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आपके उपराज्यपाल हैं। तो जम्मू कश्मीर वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं। और लद्दाख में कौन है? राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन बन सकता है। एक बार फिर से दोहरा देता हूं मैं, जम्मू कश्मीर में आपका है जो उपराज्यपाल वो है मनोज सिन्हा और लद्दाख में है राधा कृष्ण माथुर। याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई? ठीक है, कौन सा पुरस्कार? लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई? तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के पूर्व पीएम एक्स पीएम शिंजो एबे। किसको? शिंजो एबे, यानी कि उपरोक्त सभी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। इन तीन लोगों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। बात हो रही है लीजन ऑफ मेरिट की, तो इसकी स्थापना की गई थी 22 जुलाई 1942 को। कब से? 1942 को, और तब से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है, क्यों दिया गया? तो जो आपके अमेरिकी राष्ट्रपति हैं वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने क्या दिया, जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं या फिर जो अन्य देशों के हैं, आप नाम देख रहे हैं स्कॉट मॉरिसन और शिंजो आबे, तो इनको क्या है, आपस में रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाना और वैश्विक शक्ति बनाने में सक्षम नेतृत्व के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है इन सभी लोगों को। ठीक है, खास करके अगर बात करें हमारे देश की पीएम मोदी को, तो इनको भी इसीलिए दिया गया है क्या, कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा मिले और भारत को वैश्विक शक्ति बनाने में सक्षम नेतृत्व के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। तो अभी मैंने आपसे कहा, मैंने कहा कि वर्तमान में आपके राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि बहुत से लोग सोचेंगे वर्तमान में राष्ट्रपति तो जो बिडेन है, लेकिन जो बिडेन अभी नहीं है। जो बिडेन का नया कार्यकाल शुरू होगा जनवरी से। जी हाँ, अमेरिका के जो भी नए राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल जो शुरू होता है वो जनवरी से होता है, यानी कि जनवरी 2021 से जो बिडेन का कार्यकाल शुरू होगा। ठीक है, अभी कुछ दिनों के लिए आपके डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। ठीक है, यानी कि जो अमेरिका का चुनाव होता है, तो उसमें वो चुनाव होता है नवंबर में, और नवंबर में ही आपका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है। और नई सरकार का गठन होता है, नई संसद गठन होता है, वो जनवरी से होता है, जनवरी के महीने से होता है। अब आगे 2021 आने वाला है, तो जनवरी 2021 से नई संसद का गठन होगा, जो बिडेन अपना पदभार संभालेंगे। तो ये जो नवंबर और दिसंबर का महीना है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप जो भी मीटिंग करेंगे, जो भी निर्णय करेंगे, उसका उन निर्णयों का देश की जनता पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी वो सिर्फ एक खाना पूर्ति ही रह जाती है उन मीटिंगों को। तो उस सत्र को, इसके दौरान, इन 2 महीनों के दौरान जो चलने वाले सत्र हैं, उनको नाम दिया जाता है लेम डक सेशन। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है ये अमेरिकी ही अवधारणा है। ठीक है ना, लेम डक सेशन, अगर एग्जाम में आता है कि लेम डक सेशन किसे कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। हाँ, तो बात हो रही थी यहाँ पर लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार, तो उपरोक्त सभी को दिया गया है। ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है? ठीक है ना? हाँ,
इधर उधर नहीं देखना है, मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, आप सभी से कह रहा हूँ कि वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर से करना है, ठीक है ना। चलिए, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया, नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। क्यों मनाया जाता है? तो बहुत ही फेमस एक भारतीय गणितज्ञ थे श्रीनिवास रामानुजन जी, तो उनकी उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए हर साल ये मनाया जाता है, ठीक है ना। हाँ, किस लिए माना जाता है? भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए हर साल मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 2012 में की गई थी। किसने इसकी शुरुआत की थी? तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी द्वारा 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य लोगों में गणित के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, ठीक है ना। श्रीनिवास रामानुजन जी का जन्म आपका तमिलनाडु में हुआ था 1887 में, आज के ही दिन, यानी कि 22 दिसंबर 1887 के दिन, 1887 को इनका जन्म हुआ था। हालांकि काफी लंबी ये जिंदगी नहीं जी पाए, टीबी के कारण इनका 33 वर्ष में ही निधन हो गया था। लेकिन इतनी ही एज में इन्होंने बहुत ही ज्यादा, बहुत ही अच्छा काम किया था गणित के क्षेत्र में, इसलिए इनकी योग्यता को मान्यता देने के लिए, उपलब्धि को मान्यता देने के लिए ये दिवस आपका मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, जानकारी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना है, ठीक है ना। हाँ, चौथा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? तो हमारा पड़ोसी देश है, भारत का पड़ोसी देश चाइना। कौन है? चाइना। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ये जो आपका टेलीस्कोप है, इसको नाम दिया गया है FAST, क्या? फास्ट। अब इसका फुल फॉर्म भी है कुछ, सुन लीजिए। एफ से होगा आपका 500 मीटर, ए से होगा अपर्चर, एस से होगा स्फेरिकल और टी से टेलीस्कोप। तो अब फिर से मिलाकर पढ़ लेते हैं एक साथ। 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, ठीक है ना। ये चीन के पिंग टांग, कहां पर स्थित है? चीन के पिंग टांग में स्थित है, ठीक है। अच्छा, ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अब चीन ने अपने देश के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों के लिए भी इसे खोल दिया है, यानी कि अब अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक आए और यहाँ पर आए, खोज करें, अन्वेषण करें, ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए आपका ये चर्चा में है। तो आपको पता है कि वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। और कैपिटल क्या है? चलिए, फटाफट से, आपको पता है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि वर्तमान में चीन की कैपिटल क्या है। चलिए, आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है पांचवा क्वेश्चन? हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 3 महीने और बढ़ा दिया है? यानी कि ऑलरेडी इस पर प्रतिबंध लगा हुआ था, उसको और एक्सटेंड कर दिया है, उसको और बढ़ा दिया है। तो ये बैंक है आपकी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। ये जो आपका प्रतिबंध है, ये 2 मार्च 2021 तक जारी रहेगा, ठीक है ना। अभी आपका दिसंबर का महीना चल रहा है, 3 महीने और बढ़ा दिया गया, तो 31 मार्च 2020 तक जारी रहेगा। कब प्रतिबंध इस पर लगाया गया? तो सितंबर 2019 पर इस पर, सॉरी 2020 पर इसको प्रतिबंध, सॉरी 2019 में, हाँ, सितंबर 2019 में इसका प्रतिबंध लगाया गया था। क्यों लगाया गया था? कि इसने एक रियल इस्टेट डेवलपर कंपनी थी HDIL, कौन सी? HDIL, उस पर क्या है, उसका इसने लोन दिया था, तो लोन के डेटा को इसने छिपाया था, और जो भी आरबीआई को विवरण दिया, जो भी ब्यौरा दिया, जो भी जानकारी थी, वो सभी जानकारियां गलत दी इसको, है ना। एक तरीके से धोखाधड़ी की आरबीआई के साथ। तो आरबीआई ने इसी के चलते इस बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसको और एक्सटेंड कर दिया है, बढ़ा दिया है, ठीक है। अब बात हो रही है आरबीआई की। तो आरबीआई को आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई क्या स्थापना कब की गई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, कब की गई थी? तो अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? क्वेश्चन बनता है आपका, यानी कि नेशनलाइज्ड कब किया गया, राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आपकी बनती है। चलिए, लेते हैं छठा क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में बंदरों के लिए पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है? जी हाँ, किसके लिए? बंदरों के लिए पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई। तो यह है आपका राज्य तेलंगाना। 2 जून 2014 को बनने वाला राज्य तेलंगाना, ऑप्शन ए आपका सही होगा। यह इस प्रकार का दूसरा केंद्र है। जी हाँ, तो अब आपको वाजिब सा सवाल है, आपके मन में आप सवाल उठेगा कि पहला केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहला केंद्र हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया था, ठीक है। पहला हिमाचल प्रदेश में, दूसरा तेलंगाना में। अब तेलंगाना की बात हो रही है तो कैपिटल आपको पता होना चाहिए। चलिए, कैपिटल बताइए कमेंट करके। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और यहाँ के गवर्नर हैं टी सौंदरा राजन, ठीक है ना।
कौन है? टी सौंदरराजन यहाँ के गवर्नर है। लेते हैं 7वां क्वेश्चन। हाल ही में किस उद्योगपति को एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पुरस्कार को ध्यान रखना है, एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये है भारत के प्रतिष्ठित उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अभी एसोचैम एक व्यापारिक संगठन है, एसोचैम, ठीक है ना? हाँ, उसके सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने उसको संबोधित करते हुए इन पुरस्कारों की घोषणा की। रतन टाटा को एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी का पुरस्कार से इनको सम्मानित किया, ठीक है, वर्चुअली तौर पर इसको संबोधित किया था, ठीक है ना? हाँ, तो एसोचैम के कार्यक्रम के द्वारा इन पुरस्कारों की घोषणा की गई। अब बात हो रही एसोचैम की, ये क्या है? तो ये मैंने जैसे बताया कि व्यापारिक संगठन है, ठीक है ना? इसकी स्थापना की गई थी 1920 में। फुल फॉर्म भी होता है इसका, जी हाँ, एसोचैम शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। फिर से सुन लीजिए, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं बालकृष्ण गोयनका। कौन है? बालकृष्ण गोयनका इसके अध्यक्ष हैं, किसके? एसोचैम के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन। जानकारी पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर खूब दबा के करना है, ठीक है ना? हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसका वेट कर रहे हैं भाई? इधर उधर मत देखिए, फटाक से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए 8वां। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि विवाद को खत्म करने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो किस योजना की शुरुआत की? वारासात। ऑप्शन बे ए आपका सही होगा, वारासात योजना की शुरुआत की। अच्छा, ऐसा क्यों किया? जो भी भूमि विवाद है उसको खत्म करने के लिए योजना, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी थी। क्योंकि इसके तहत जो भी बहुत मामले भूमि को से लेकर के बहुत लंबे लंबे समय तक अटके रहते थे, ठीक है ना, उनको निपटाने के लिए काम किया। और दूसरा, भूमाफियों पर नकेल कसने के लिए, यानी कि मान लीजिए कोई विवादित जमीन है तो वहां पर भूमाफिया सक्रिय हो जाता था, ठीक है ना? हाँ, और अपने फायदे के लिए इधर उधर गलत तरीके से प्रॉपर्टी की डीलिंग कराता था और उस जमीन को बेचता था, ठीक है ना? और भूमाफिया कहाँ पर सक्रिय होता था? ग्रामीण इलाकों में सक्रिय होता था। यानी कि ग्रामीण जो ज्यादा डेवलप्ड एरिया नहीं है वहां पर जा करके उनका शोषण करते थे, ठीक है, औने पौने दामों में जमीनों को बेचवा देते थे। तो इससे क्या है, इसके ग्रामीणों के शोषण पर रोक लगाई जाएगी। तो इस प्रकार के ये सभी इसमें प्रावधान है इस कानून में, किसमें? वरासात में, इस योजना में, ठीक है। हाँ, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की बात हो रही है। तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कौन? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। लेते हैं 9वां क्वेश्चन। हाल ही में शीत अयनांत घटना किस तारीख को घटित हुई? ये एक आपकी भौगोलिक घटना है, ठीक है ना? हाँ, इससे आपका एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी कवर हो जाता है, ठीक है। तो अभी 21 दिसंबर को आपका शीत अयनांत हुआ। कौन सा? शीत अयनांत। हालांकि यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक हुई, यहाँ पर 20 की जगह 21 होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, उसको करेक्ट कर लेंगे आप। 21 दिसंबर को आपकी सीतानंद की घटना घटे। तो ये क्या है? यह आपका उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। और इसके विपरीत दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन अयनांत था, यानी कि जो कि वर्ष का सबसे लंबा दिन था दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है ना? उत्तरी गोलार्ध में ये वर्ष का सबसे छोटा दिन था। अच्छा, ये इसका क्या मतलब है दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध का? तो थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ पर, हालांकि काफी लंबा एक टॉपिक है ये, ज्योग्राफी के तहत आप पढ़ते हैं। मान लीजिए आपका ये ग्लोब है, ग्लोब को आपको 20 से काटेंगे, कौन सी रेखा काटती है? इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, या फिर 0 डिग्री रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, और विषुवत रेखा कहते हैं। ये आपका ऊपर का हिस्सा, इसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और जो नीचे का गोला होता है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है ना? हाँ, तो आप सभी जानते हैं कि उत्तर में ऊपर 23.5 डिग्री में आपकी क्या है? कर्क रेखा है, और नीचे क्या है आपकी? 23.5 डिग्री मकर रेखा है, ठीक है। हाँ, 23.5 डिग्री में जो उत्तरी गोलार्ध में रेखा होती है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं, और जो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री में जो रेखा होती है उसे हम मकर रेखा कहते हैं। और जो सूर्य की स्थिति है, कभी भी ये कर्क रेखा के ऊपर नहीं जाता है और ना कभी ये मकर रेखा के नीचे आता है, यानी कि कर्क और मकर रेखा में ये बना रहता है, ठीक है। अभी आपके यहाँ सर्दी पड़ रही है, और आप कहाँ पर हैं? आप हैं उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। आप हैं उत्तरी गोलार्ध में, आपके यहाँ पर सर्दी पड़ रही है, यानी कि आपका है, आप सूर्य से दूरी पर हैं, ठीक है। सूर्य से दूरी पर है, इसका क्या मतलब है? यानी कि जो सूर्य है अभी आपका दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है ना? दक्षिणी गोलार्ध में है, लगभग मकर रेखा के आसपास है। इसीलिए आपका ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन भी बनता है कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस कब मनाया जाता है, किस मौसम में मनाया जाता है? तो गर्मियों में
क्रिसमस मनाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। हाँ, यानी कि हमारे यहाँ सर्दी है, हमारे यहाँ सूर्य नहीं है, हमसे दूर है, तो दूर कहाँ है, सॉरी दक्षिणी गोलार्ध में है आपका, ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए आपका मैंने पहले बताया कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन है, क्योंकि आपसे सूर्य दूर है। और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन आयनांत होगा, ठीक है, वहां पर गर्मी होगी, क्योंकि वहां पर सूर्य है, तो इसलिए वो वहां पर वर्ष का सबसे लंबा दिन होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन है तो आप फिर से कमेंट बॉक्स में कर बता सकते हैं, मैं आपको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब लेते हैं कल के क्वेश्चन का जवाब। हालांकि मैंने कल के वीडियो का सॉरी कल के क्वेश्चन का मैंने आपका जवाब बाय मिस्टेक वीडियो में ही दे दिया था, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं, जो नए लोग जुड़े हैं उनको आंसर पता चल जाएगा। हाल ही में घोषित यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किस भारतीय उद्यमी को दिया गया है? तो हाल ही में विद्युत मोहन जी को दिया गया है, ठीक है। 7 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया, जिसमें से आपके एक भारतीय भी हैं, विद्युत मोहन जी, ठीक है। इन्हें यह पुरस्कार दिया गया, क्यों दिया गया कि उन्होंने पर्यावरण से रिलेटेड जो भी अपने यंत्र डेवलप किए गए हैं, इन्होंने जो खोज की है वो पर्यावरण के को सुरक्षा हेतु है, ठीक है, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और इन्होंने जो भी अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप की है उसका नाम दिया है इन्होंने टेका 4। तो याद रखना है, विद्युत मोहन यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ भारत की तरफ से चुने गए हैं। अब ले लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। हाँ, हाल ही में सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितने स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है? 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से जो भी आपको ऑप्शन करेक्ट लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर से बताएं। आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी यानी कि पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि हमारा फेसबुक पेज है, हमारा इंस्टाग्राम पेज है, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां पर जाइए, वहां पर फॉलो करिए। आप कोई चीज पूछना चाहते हैं तो वहां पर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके सभी मैसेज पढ़ता हूँ और पर्सनली उनका रिप्लाई भी करता हूँ, ठीक है ना। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसका वेट कर रहे हैं? सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।